शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप में से कई लोगों की दीपावलियां खुशी से बीती होंगी और कई लोगों की दीपावलियां खुशी की उम्मीद साथ बीती होंगी। और जिन लोगों की दीपावलियां इन दोनों के बाद मायूसी के साथ गुजरी है, उनसे मैं क्षमा चाहते हुए बस प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आप भी प्रार्थना करें आगामी 23 तारीख शाइन परिवार के हम सभी मेंबर्स के लिए, चाहे कस्टमर्स हो, चाहे एसोसिएट हो, चाहे मैनेजमेंट हो, हर किसी के लिए शाइन परिवार का वापस आना बहुत आवश्यक है। कस्टमर के लिए इसलिए कि कस्टमर की पूरी जमा पूंजी, जो उसने जमा पूंजी अपनी इकट्ठा कर रखी थी अपने कैरियर, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, वो उन्होंने शाइन परिवार के साथ उस पर विश्वास करके निवेश किया। विश्वास किया जिस माध्यम से वो हमारे एसोसिएट्स थे, वो एसोसिएट जो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करने के लिए शाइन परिवार में काम करते हुए अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी दे रहे थे, उनके साथ नए सपने सजो रहे थे, नित नए ख्वाब देखते थे, उसे पूरा करने का प्रयास करते थे, एक अच्छी एजुकेशन ट्रेनिंग के पात्र थे और साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर अपना नाम बनाने के लिए, कमाने के लिए अग्रसर थे। इससे जुड़ा था शाइन मैनेजमेंट। शाइन मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट जो अपनी निपुणता से, अपनी कौशलता से और अपने हर प्रकार के उन सभी संसाधनों से परिपूर्ण था जो किसी भी एक कंपनी को एक विश्व स्तरीय कंपनी बना सकती है। इस क्रम में शाइन परिवार ने कई देशों के अंदर कार्य करने की अपनी एक पूरी भूमिका तैयार कर रखी थी। और आप सभी को याद होगा, भूले नहीं होंगे आप, मैं हमेशा कहा करता था कि जितने साल की मेरी उम्र होकर के मैं मरूं, उतने देशों में कम से कम हमारे ऑफिसेज हों। ये मेरा अपना एक उद्देश्य था। तो हम तीन के तीनों के लिए ये बहुत आवश्यक है। अगर शाइन परिवार के मैनेजमेंट को अपना ख्वाब पूरा करना है तो उसे शाइन परिवार के एसोसिएट और शाइन परिवार के कस्टमर को संतुष्ट करना पड़ेगा। शाइन परिवार के एसोसिएट्स को अगर फिर से अपनी वही जिंदगी जीना है तो उसे शाइन परिवार के कस्टमर और शाइन परिवार को एक साथ लेकर के एक नजरिए से देखना पड़ेगा। दोहरी नीति पर काम नहीं चलेगा। शाइन परिवार के कस्टमर्स को अगर अपनी लायबिलिटी पूरी तरीके से ख़त्म करानी है, कहीं कोई शंका ना रह जाए, कहीं कोई दिक्कत ना आने पाए, तो उसके लिए उसको शाइन परिवार के उन एसोसिएट पर विश्वास करना पड़ेगा जो उसके माध्यम बन रहे हैं और शाइन परिवार का साथ देना पड़ेगा जहां पर आपका पैसा है। हम तीनों के अलावा इस पूरे के पूरे क्रम में कोई और नहीं है। और बाहरियों को इन्वॉल्व करके आप जरा सोचिए, आप शुरू से लेकर के अब तक, चाहे वो आपके वो लीडर्स हों जिन्होंने आपको धरना प्रदर्शन के लिए उकसाया, आप शुरुआती दौर से नाम उठा लीजिए, चाहे बिजलेस केसरी हो, चाहे आपका अजय नागर हो, मैं एकदम छोटे नाम ले रहा हूं जिनकी अब कोई औकात नहीं रह गई है, चाहे वो मुनीर करके एक बंदा था वो हो, चाहे वो आपकी ये लालची महिला, क्या नाम इसका, मिथिलेश सिंह वो हो, चाहे वो राजकुमारी गुप्ता हो, ये सारे नाम आपको इसे ले रहा हूं कि जरा याद दीजिए अपने पटल मेमोरीज पर कि इन्होंने क्या क्या कह करके आपसे पैसे लिए थे और कितना आपको बहकाया था। इको गार्डन के उस धरना प्रदर्शन को आप याद करिए जो 2019 में हुआ था, जिसमें इन लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे। 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23। राशिद नसीम को वापस लाने की जगह ये खुद फरार हो गए। आज इनमें से कोई नहीं। अब आ जाते हैं जो बड़े कमीने थे, बड़े मगरमच्छ टाइप के लोग। इनमें अगर आप आ जाते हैं आगे बढ़ करके तो आप देखिए, ताबिश बाबू करके एक था दलाल, वो आजकल कहाँ नदारत है, कहाँ गायब है, पता नहीं चल रहा है। हमेशा जो हर चीज़ों पर अपनी मोहर लगाता था कि ये खबर मेरी वजह से छपी, ये रिट मेरी वजह से डली, और उसने आपसे करोड़ों रुपए उसने भी वसूले। इसके बाद एक सबसे बड़ा दलाल हरामखोर इस समय जो पूरी की पूरी दलाल गैंग का सरगना बना हुआ है, उसमें सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव, जिसने अपने मोहरे के तौर पर शाइन परिवार के कई एसोसिएट्स, जिनमें आप उठा लें कोई भी शहर, हर शहर में इसका एक दल्ला मौजूद है, उन दल्लों के जरिए इसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एसोसिएट के तौर पर उन्हें प्रेजेंट किया, प्रेसिडेंट तौर पर उन्हें प्रेजेंट किया, और हर उस बंदे को जिसने इसने अपने प्लेटफॉर्म दिए उससे इसने करप्शन करवाया। और ये सोच के करप्शन कराया कि लौट के राशिद नसीम को तो आना है ही नहीं, और ये लड़के भी कर गए गलती। हर उस लड़के के लिए भी मेरी चेतावनी है जो इसके प्लेटफॉर्म पर के गया, और जिन पैरों से गया और जिन आंखों से इसने कैमरा देख करके, जिन मुंह से इसने, जिन जबानों से कंपनी के प्रति और मेरे प्रति जहर उगला, दुआ करो अपने परिवार वालों से कहो कि ये सलामत रहे हमेशा। फिलहाल इन सारे लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सारे सारे लोग जो आपकी जिंदगी में आते गए, इन्होंने आपको क्या दिया? इस ब्रिजेश केसरी से लेकर के यहां तक के पूरे क्रम में आपको क्या मिला? ये कौन थे आपके अपने?
ये आपके कोई नहीं थे। इन्होंने अफवाहों का बाजार गर्म करके आप सभी लोगों की इमोशन से खेला। अजय नागर जैसा बंदा जो 2-3 हजार रुपया का मोहताज हुआ करता था, जो डॉक्टर अमिताभ से 1000-2500 रुपए मांगा करता था भीख के तौर पर, वो आपकी लाइबिलिटी क्या उतरवाता। मुनीर नामक बंदा जिसका पैराडाइज गार्डन में खुद का 648 स्क्वायर फीट का प्लॉट था और 540 स्क्वायर फीट प्लॉट था, जिसमें उसने चंद रुपए दिए थे और अपनी पूरी किस्त माफ कराने के लिए आप लोगों को उकसा करके लीडर बन रहा था। ये ताबिश बाबू ये किस लायक था? इसको तो 2019-20 तक मैं जानता तक नहीं था। ये कंपनी के अंदर बीडीएम पोजीशन पे था, मुझे पता तक नहीं कि इस बंदे की शक्ल क्या थी। इसके पीछे आप चले गए। ये मिथिलेश सिंह जैसी लालची महिला जिसने मात्र 1-2 लाख रुपए निवेश किया कंपनी के अंदर, और कूदती ऐसे है, ऐसे चिल्लाती है जैसे लगता है इसने पूरी शाइन को खरीद लिया है। इस महिला का तो क्या होना है अंजाम, ये भविष्य ऊपर वाला जाने। एक नंबर की झूठी, और एक नंबर इस उम्र में जब नानी दादी बनने की इसकी उम्र है, इस उम्र में महिला इस प्रकार से झूठ बोलती है, इस प्रकार से ये अपने आक्रोश करती है। इसने क्या दिलाया आपको? साथियों, हर किसी का मकसद अपनी जेब भरना था, चाहे वो आपका ब्रिजेश केसरी से लेकर के अब तक हो। अब आगे बढ़ता हूं। आजकल उछल रहा है मृदुल त्रिपाठी, कोमल, इनका क्या इन्वेस्टमेंट है कंपनी के अंदर? इनका क्या इंटरेस्ट कंपनी के अंदर? सिर्फ आप और आपका पैसा। इसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके पास जितने लोग आए, सबकी कुंडलियां और सबकी कमजोरियां मेरे पास पड़ी हुई हैं। संदीप पांडे से लेकर के आखिरी बंदे तक अभी सबकी कुंडली खोलने का वक्त आ रहा है, क्योंकि मेरे एसोसिएट्स हैं। इनका बैंक अकाउंट से लेकर, इनकी पत्नी के बैंक अकाउंट से लेकर, इनके रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट से लेकर हर एक चीज का डेटा डिटेल मेरे पास में है। इनकी 2019 से लेकर के अब तक की हर एक चैट, हर एक कन्वर्सेशन मेरे पास में है। इनमें से जितने लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर के सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के साथ बैठ करके जितनों ने जाकर अब शब्द इस्तेमाल किया, सबकी कुंडली मेरे पास में है। सबके अकाउंटों में, उनके माता पिता के अकाउंट में कितना पैसा गया है, उनकी पत्नी अकाउंट कितना पैसा गया है, उनके भाई बहन रिश्तेदार अकाउंट कितना पैसा गया, उनके द्वारा रेफर कितना पैसा गया, उनके नाम पे कितना पैसा गया, सारा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। साथियों, फिलहाल ये बात करने का वक्त अब खत्म हो रहा है, लेकिन इन बातों का प्रभाव जो पड़ने वाला है ना, उसका वक्त शुरू होने जा रहा है। 23 तारीख आने वाली जो है, आशा करते हैं कि जिस प्रकार से कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है, कस्टमर और कंपनी दोनों की तरफ से, और लखनऊ कोर्ट के अंदर जितना अब तक ये स्कैम खुलकर आया, इसके मद्देनजर इन सारे साक्ष्यों को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रख करके हम कस्टमर इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, और कोर्ट को भी बात समझना है कि कंपनी कहीं नहीं भागी थी, कस्टमर की लायबिलिटी थी ही नहीं। इसे बनाया है, बाकायदा एक स्क्रिप्ट लिखकर बनाया गया। कस्टमर को क्या पता कंपनी ने कितने हजार करोड़ का व्यवसाय किया है, 68,000 करोड़ का डर कस्टमर को दिखाया गया। कस्टमर को क्या पता कि राशिद नसीम नेपाल से छूटने बाद दुबई क्यों गए, और दुबई किसने भेजा उनको और क्यों भेजा, और राशिद नसीम भाग गए थे अगर नेपाल से दुबई, तो क्यों हमारे पास तकरीबन 500-700 लोग आकर के लगातार 3 दिन 5 मीटिंग करते करते इन लोगों ने पूरी तरीके से यहां पर अपनी टीम की लायबिलिटी उतारने का रोड मैप क्यों लेकर के गए। और ये राशिद नसीम अगर भाग गए थे एज पर उनकी रिट, जो अर्पित शुक्ला की रिट डाली गई है, उसकी रिट के अनुसार अगर राशिद नसीम 68,000 करोड़ रुपए लेकर के डुप्लीकेट पासपोर्ट से दुबई भाग गए थे, तो फिर क्यों एलटीएल प्लान जो कि नेपाल से छूटने के बाद चालू हुआ था, उसमें अर्पित शुक्ला अपनी टीम अटल की अगुवाई करते हुए, टीम अटल के उसमें सानिध्य में संदीप राठौर, अटल त्रिपाठी, अर्पित और अन्य लोगों ने मिलकर क्यों इतना बड़ा व्यवसाय किया था? क्यों 68,000 करोड़ की अगर रिट डाली गई है, और उस रिट की अगुवाई अगर आशीष सिंह और आपका एक ये जो है, उसका नाम भूल जाता हूं मैं बार बार, जो है वर्मा, जो गौरव वर्मा, इन लोगों ने मिलकर जो रिट डाली है, क्यों इन लोगों ने एक भागी हुई कंपनी की जमीन पर सैकड़ों करोड़ रुपए का प्लॉट की रजिस्ट्री क्यों करे अपने कस्टमर की? क्यों गौरव वर्मा ने चंदौली से लेकर के मिर्जापुर, मिर्जापुर से लेकर प्रयागराज, प्रयागराज से लेकर बनारस, बनारस से लेकर के लखनऊ, हर जगह की साइटों पे क्यों जा करके इसने लखनऊ, कानपुर, हर जगह अपने कस्टमर रिडेम्पशन एक भागी हुई कंपनी के चेयरमैन के कहने के आदेश पर क्यों किया? इन्होंने अगर रिट डाली हुई है तो क्यों कंपनी के चेयरमैन से भिन्न भिन्न तरीके से बात करते हुए कभी आशीर्वाद मांग रहे हैं और कभी उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं? ऐसे बहुत से सवालात हैं जो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अब आएंगे, क्योंकि अब तक कंपनी खामोश थी, कंपनी पास बोलने का आधार नहीं था। कंपनी जब कोर्ट में बोलना चाहती थी तब
माननीय चीफ जस्टिस महोदय ये कहकर कंपनी के अधिवक्ताओं से कहते थे अभी आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा, आप चुपचाप सुनिए। शायद उस समय लोगों को ये लगा हो कंपनी को बोलने का मौका नहीं दिया जाए, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा चीफ जस्टिस महोदय का, क्योंकि उन्होंने सारा का सारा जहर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उगलवा लिया। सारा जहर इस दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव ने सारी साजिशों की जहर खुद वहां पर जाकर कह दिया। अब इसको प्रूव करने का बर्डन जांच एजेंसियों के ऊपर और वादी मुकदमा में जिस वकील जिस अधिवक्ता ने बात वहां पे कही उसके ऊपर आता है, क्योंकि सवाल यही शुरू होगा। हमारा अगला कदम यही है कि मिलॉर्ड, जितने लोग लीगल में नहीं गए हैं, जितने लोगों की लायबिलिटी जेन्युइन है, उनकी लायबिलिटी आगामी 90 दिन के अंदर कंपनी खत्म कर दी, कंपनी वादा करती है। जितने लोग, जिस दिन उच्च न्यायालय के अंदर यह बात आएगी कि हां कंपनी अब बताए कंपनी का पक्ष क्या है, तो कंपनी का पक्ष यही है कि जितने लोगों की जेन्युइन लायबिलिटी है, जितने लोगों का पेपर वेरीफाई हो जाता है, जितने लोगों की रिसिट वेरीफाई हो जाती है, जितने लोगों का ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाता है, वो सारे के सारे लोगों की लायबिलिटी कंपनी मात्र 90 दिन में भी खत्म कर सकती है। हमें परमिशन दिया जाए कि हम अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी को खत्म करने के लिए मुहिम शुरू करें, और 90 दिनों के अंदर इस लायबिलिटी को खत्म करने की जो हमारी मुहिम है उसे हम मात्र 89 दिनों के अंदर खत्म करके आपके समक्ष खड़े हों। ये हमारा आपसे वादा है, हमारा खुद से संकल्प है, हमारा खुद से वादा है। अब बच जाती है बारी उन सारे लोगों की जो लीगल में गए हैं। लीगल में गए हर उस व्यक्ति का मैं स्वागत करता हूं जिसने अपनी एफआईआर या अपनी कंप्लेंट में जेन्युइन बातें लिखी हैं, जिन्होंने अपने ट्रांजैक्शन लिखे हैं जो उन्होंने कंपनी के अकाउंट में किए हैं, जिन्होंने अपनी तकलीफें लिखी जो उनकी हैं। प्लॉट खरीदा है, कब्जा नहीं मिला है, सर माथे पर आपको आपके प्लॉट का कब्जा मिलेगा। पैसा जमा किया, प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कराई गई है, अगर आपने यही लिखा है सर माथे पर आपको आपके प्लॉट की रजिस्ट्री तुरंत कराने की चेष्टा की जाएगी। आपने पैसा कंपनी में जमा किया है, कंपनी अकाउंट पैसा आया है और आपको उसके बदले में पैसा मिलना था, आपको आपका पैसा नहीं मिला है, सर माथे पर अगर आपने यही लिखा हुआ है, हम आपके पैसे वापस देने के लिए कोर्ट से खुद परमिशन मांगेंगे कि हाँ इन लोगों की मॉनिटरिंग की जाए कि जिन लोगों ने आपके उसमें कंप्लेंट डाली है कि हम इनकी लायबिलिटी उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं, और हम बाकायदा लायबिलिटी उतार के आपके समक्ष अपने दस्तावेज रखेंगे कि देखिए हमने इनकी भी लायबिलिटी खत्म करी। लेकिन वो सारे के सारे लोग जो किसी के द्वारा प्रेरित होकर, जो किसी के द्वारा भड़काए जाने पर, जो किसी के द्वारा उकसाए जाने पर, और खास करके 3 रिटें, 3 केस, एक केस वो जिसमें दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव अधिवक्ता है, और जिन केसों में लखनऊ कोर्ट के अंदर बेल कराई गई है, इन केसों को पूरी तरीके से माननीय उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस महोदय के समक्ष रखते हुए हम ये गुहार लगाएंगे कि हम इनकी भी लायबिलिटी उतारना चाहते हैं, लेकिन एक बार इन पूरे केस की गहन पड़ताल जांच एजेंसियों से करवा ली जाए। अगर कोई भी एफआईआर दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव ने कराई है तो वो एफआईआर संदिग्ध है, क्योंकि उस एफआईआर को कराने के पीछे का मोटिव कस्टमर की लायबिलिटी उतारना नहीं, बल्कि दलाल गैंग की जेब भरना, कानून का उल्लंघन करना, एसोसिएट को ब्लैकमेल करना और कस्टमर से धन उगाही करना, यह उद्देश्य था। और साथियों आपको बता दूं, हिंदुस्तान के संविधान में जुर्म से पहले जुर्म का उद्देश्य देखा जाता है, और जुर्म करने वाले में अगर कोई जुर्म कारित हुआ है तो उसका लाभ किसे मिल रहा है उस जुर्म का, उससे भी देखा जाता है। शाइन सिटी ने जो जुर्म, उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों को लगाने का उद्देश्य क्या था यह पहले देखा जाएगा। अगर शाइन सिटी के ऊपर लगाए आरोप गलत साबित होते हैं तो उन गलत आरोपों का उद्देश्य और उसका व्यक्तिगत लाभ किसे मिल रहा है वो देखा जाएगा। कानून यह कहता है कि ऐसे केस में उन लोगों को मुजरिम बनाया जाता है जिन लोगों ने गलत तरीके से प्रचार प्रसार करके अपने निज स्वार्थ के लिए ऐसा केस दायर किया जिससे कस्टमर, कंपनी, एसोसिएट सब परेशान हुए, और उसमें अगर उनका कोई व्यक्तिगत लाभ हुआ है तो वो सारे के सारे लोग इस व्यक्तिगत लाभ के कारण इस सजा के पात्र होंगे जो कंपनी के ऊपर चार्ज लगे हैं। इसमें वो सारे नाम आ जाते हैं जो दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के प्लेटफॉर्म पर जाकर के अपनी बकवास उंडेल करके आए हैं, चाहे वो कोई एसोसिएट हो, चाहे वो कोई प्रेसिडेंट हो, चाहे वो कोई कस्टमर हो। अगर दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव फंस रहा है, उसके ऊपर कानूनी एक्शन हो रहा है, तो विश्वास जानिए
ये कानूनी एक्शन उन सब के ऊपर भी होगा, क्योंकि हर किसी की कही गई बात, हर किसी की वीडियो, हर किसी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट सुरक्षित हमारे पास में है। और आज ही के दिन के लिए हम इंतजार कर रहे थे कि बेटा जितना कहना हो कह लो, कमजोरियां तो तुम सबकी हमारे पास में हैं। क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति है, मैं शुरू से बात करूं अब तक, क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा भेजा गया मैसेज मेरे पास सेफ ना हो? चाहे वो अतुल हो, चाहे संदीप हो, चाहे आफ्ताब हो, चाहे आलम हो, चाहे वो बिरदुल हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो जो इसके प्लेटफॉर्म पर आया हो, क्या उसके द्वारा की गई चैट मेरे पास नहीं होगी? क्या 2019 के बाद उसने मुझसे बात नहीं करी होगी? 2019 तक मैं जिन लोगों के लिए भगवान था, 2019 तक जिन लोगों के लिए मैं सबसे ज्यादा सम्मानीय था, ऐसा क्या हो गया 2019 के बाद कि हमने उनको साइड भी दे दी, पैसा भी दे दिया, समर्थन भी किया, उनका नाम लेकर गला फाड़ फाड़ कर प्रचार प्रसार भी किया? और ऐसा क्यों, कब, किस लिए हुआ कि वो मेरे खिलाफ गए? ऐसा क्यों, तब और किस लिए हुआ कि जब हमने सोर्स ऑफ इनकम बंद करवा दी, जब साइटें नहीं दी गई, चाहे वो कोई भी साइट हो, जब समर्थन किया जाना बंद हो गया, जब यहां से पैसा जाना बंद हो गया, जब उनकी झोली भरना बंद हो गया, तब वो दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के पास जा करके ये बात करके आते हैं। तो पहला खतरा उन सभी कस्टमर्स के ऊपर है जिन्होंने दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव से FIR कराई हैं। आप सर के बल खड़े हो जाइए, नाक के बल खड़े हो जाइए, तब तक आपकी लायबिलिटी नहीं उतरेगी जब तक आपने, यदि इसके द्वारा प्रेरित होकर कोई FIR करी या आपके FIR में इसने कोई फर्जी एफिडेविट लगाकर किसी की बेल कराई, तो जब तक आप इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि कानून की डिमांड है, ये कानून की वो है, मर्यादा को उल्लंघन किया गया है, तो इसलिए कानूनन इस केस में जब तक हम इसके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई नहीं कर लेते, तब तक ऐसे किसी केस को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा जिसमें बाद में जाकर कंपनी को कानूनी तौर से उलझना पड़ जाए। साथियों, सोचने की बात है। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, एक कोई भी FIR उठाइए जिस FIR में इस दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव ने किसी कस्टमर से FIR कराई, 4-5 लोगों का नाम डाल दिया और उन 4-5 लोगों के नामों में करीब 3 लोगों की बेल करा दी इसने, फर्जी एफिडेविट लगा, कस्टमर को पता भी नहीं। कोर्ट में बेल ग्रांट हो जाती है कि इनको जमीन मिल गई, पैसा मिल गया। अब जब कंपनी को रास्ता मिलेगा तो कंपनी क्यों देगी उनको जमीन और पैसा? अगर कंपनी पास एक लीगल पेपर है, अगर कंपनी कर देती है, तो इसका मतलब उस अपराध में, पहले अपराध में कंपनी भी शामिल है। इसका मतलब कि जब पहले बेल हुई है, कंपनी उसको सहमति दे रही है कि हाँ ये हम जानते हैं, हम कर रहे हैं, और ये करके हम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। कानूनी तौर से हमारी बाध्यता है कि हम किसी प्रकार से ऐसे किसी केस को हाथ नहीं लगाएंगे जिस केस में दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे किसी एसोसिएट के कस्टमर की लायबिलिटी नहीं उतारेंगे जो दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के प्लेटफॉर्म पर जा करके बकवास करके आया है। ऐसे हर एक कस्टमर जो कि दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के टच में हैं, और ऐसा हर एक कस्टमर जो इस दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के प्लेटफॉर्म पर जिनके प्रेसिडेंट या जिनके एसोसिएट आकर बकवास कर गए हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि 30% में आप लोग हैं। आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिए, देख लीजिए, जांच लीजिए। अगर आपकी इन्होंने रजिस्ट्री 2019 की बात कराई है, भूल जाइए कि उसके ऊपर आप कब्जा पाएंगे, सारी रजिस्ट्रियां कैंसिल होगी। अगर इन्होंने आपको कहीं और कोई जमीन दे रखी है, कोई बात नहीं, हमें कोई इतराज नहीं है, कोई वो नहीं, आपकी लायबिलिटी हमारे यहां पर संदिग्ध है। अगर इन्होंने अपनी पॉकेट से आपका पैसा चुकाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है इन सारे लोगों पास कंपनी का एडवांस नहीं पड़ा होगा? जी नहीं साहब, मैं आपको बता देता हूं, चाहे वो स्टार्ट से लेकर अब तक कोई ऐसा एसोसिएट नहीं है जो सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के प्लेटफॉर्म पर हीरो बना है उसके अकाउंट में कंपनी का एडवांस ना खड़ा हो। हर वो एसोसिएट जिसने सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव को आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से, चाहे सामने आकर सामूहिक और चाहे पीछे छिप करके कोई भी मदद करी है, किसी ने अपनी गाड़ी दी है उसको चलने के लिए, किसी ने उसका होटल बुक कराया है, किसी ने उसके बच्चे की फीस जमा करी है, किसी ने उसके परिवार में अगर राशन पानी दिया है, किसी ने अगर उसको किसी भी प्रकार का कोई भी सम्मान दिया है, कंपनी को क्षति पहुंचाने के एवज में, कस्टमर की लायबिलिटी को रुकवाने के एवज में, एसोसिएट के खिलाफ मुकदमा करवा के जेल डलवाने के एवज में, तो ये मान के चलिएगा कि वो एसोसिएट किसी भी हाल में सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव से कम दोषी नहीं है। ऐसे कई एसोसिएट्स हैं जिनकी कई कमजोरियां मेरे पास में हैं।
ऐसे कई एसोसिएट हैं जिनकी कई कमियां मेरे पास में। आपको क्या लगता है गौरव वर्मा जैसे एसोसिएट के बारे में सारी सच्चाई जानने के बाद मैं चुप क्यों बैठा हूं? मेरी प्राथमिकता गौरव वर्मा नहीं, उसके कस्टमर हैं। मेरी प्राथमिकता पहले उसके वो कस्टमर हैं जिन कस्टमर की कहीं किसी प्रकार से कोई भी ऐसी एफआईआर या कंप्लेन नहीं हुई है जिसमें उन्होंने गलत लिखा हो। उन कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारते हुए गौरव वर्मा जैसे एसोसिएट को मैं जीवन में कभी भी भागने का, छिपने का या माफ होने का मौका नहीं देने वाला हूं। ऐसा हर एक एसोसिएट है, हर एक एसोसिएट के बैंक अकाउंट, उसके परिवार के बैंक अकाउंट, उसकी पत्नी के, उसके माता पिता के, उसके हर किसी के बैंक अकाउंट की जांच कराने की मैं कोर्ट से मांग करूंगा, उनके किए गए कृत्यों का सबूत देने के बाद। अगर सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव ऐसे केस में दोषी पाया जा रहा है, जो कि लखनऊ कोर्ट से शुरुआत हो चुकी है, जांच बैठनी शुरू हो गई हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग विभागों में चिट्ठियां जानी शुरू हो चुकी हैं और सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के द्वारा पैरवी किए गए मुकदमे, करवाई गई बेल, सेटलमेंट लेटर, हर चीज की जांच होनी शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी, इसका पहला कदम, पहला गेयर लग चुका है। ये दलाल कुत्ता पिछले 3 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर आकर के कुत्ते की तरह भौंक रहा है, पागलों की तरह आपको दिखा रहा है कि पागल हो चुका। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कहां कहां की इनऑप्शन आप उठा के लेकर के आ रहा है। क्यों? ये अपने ऊपर किए गए एफआईआर और लिए जाने वाले एक्शन को दबाने की कोशिश कर रहा है। ये कभी उठा के लाके दिखा देता है कोई पुरानी न्यूज कि ये न्यूज देखो, कभी रायबरेली उठाता है, कभी प्रतापगढ़ उठाता है, कभी पंजाब उठाता है, कभी गुवाहाटी उठाएगा, कभी कलकत्ता उठाएगा। अरे कहां कहां तू जाएगा? हिंदुस्तान के 75% हिस्से में राशिद नसीम का लैंड बैंक है, शाइन ग्रुप का नेटवर्क है और शाइन ग्रुप है। कहां कहां तक तू जाएगा? तू जहां जहां जाएगा वहां वहां हमें पाएगा। उठा ले तू भारत देश का 75% हिस्सा, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से लेकर के पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर तक तू चला जा। बांग्लादेश से लेकर के पाकिस्तान तक जो रोड कनेक्ट करती है, जिसे हम पहले ग्रैंड ट्रंक रोड बोला करते थे, जिसे आज NH2 के नाम से जाना जाता है, इसे हम एशियन हाईवे कहते हैं। इस रोड पर अगर तू दिल्ली की तरफ खड़ा होता है, दिल्ली से मुंह करता है कलकत्ता की तरफ, तो बाईं तरफ का जितना हिस्सा है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर के दायरे में शाइन ग्रुप की जमीन ना हो। उठा ले तू जितना उठाना, कहां कहां तू जाएगा? अभी तो तेरी औकात नहीं कि तू वहां तक पहुंच पाए। अभी तक तो तू खाली रायबरेली और प्रतापगढ़ में घूम रहा है। मैंने कहा ना कि इस एशियन हाईवे को चुन ले, पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर बांग्लादेश बॉर्डर तक, ये जो अपना हिंदुस्तान की ग्रैंड ट्रंक रोड जानी जाती है, दिल्ली की तरफ खड़ा हो और कलकत्ता तरफ मुंह कर ले, तेरे बाएं तरफ जितनी जगह आएगी वो पूरी की पूरी जगह कोई ऐसी नहीं जिसके 50 से 100 किलोमीटर रेडियस के अंदर शाइन ग्रुप की जमीन ना हो। अभी तू वहां तक पहुंच नहीं सकता है जहां तक हमारा वर्चस्व फैला हुआ है, जहां तक हमारा साम्राज्य फैला हुआ है। और दाहिने तरफ भी जमीनें हैं, उनकी तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूं। वहां की जमीनें तो जितनी तो बेटा लोग याद करते हैं ना, गिन के रखते हैं ना, अपनी पीढ़ी दे जाते हैं, उससे ज्यादा हम भूल चुके हैं। उससे ज्यादा हमें याद करना पड़ता है कि यहां जमीनें हैं कहां। तो फिलहाल मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, मेरा जो संदेश है उन लोगों को जो इस सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव दलाल से जुड़े हुए हैं, इसके कृत्य ऐसे हैं। मैंने रिकॉर्डिंग डाली है, उस रिकॉर्डिंग को अगर आप लोग देखेंगे तो समझेंगे इसके कृत्य ऐसे हैं, इसके करतूत ही ऐसे हैं कि इसकी करतूतों को आधार बना करके अगर मैं चलूं किसी की लायबिलिटी उतारने तो न जाने कितनों के साथ अन्याय हो जाएगा। अगर एक कस्टमर जो अपनी एफआईआर करा करके इस हरामखोर के अकाउंट में या कैश में नगद में इसको 10,000 20,000 50,000 रुपए भी दिया है और उसका मुजरिम अगर जमानत करा करके 10 लाख 5 लाख रुपए देकर बाहर घूम रहा है और कस्टमर 4 साल से अपनी लायबिलिटी का रोना रो रहा है और जब वो उसको फोन करता है तो फोन उठाकर कहता है कस्टमर गया तेल लेने, आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा गैंगस्टर बन गया है कि ये हजारों लाखों कस्टमर को कहता जाओ तेल लेने? ये कितना बड़ा गैंगस्टर बन गया है कि हजारों एसोसिएट ऐसे हैं जिनको ये अपनी वॉल से डरा देता था, और ये कितना बड़ा गैंगस्टर हो गया जो राशिद नसीम जैसे व्यक्ति को डरा सकेगा। अरे राशिद नसीम उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट, इन एरियाओं में बादशाह बनकर के घूमा है। ऐसा कोई भी वर्चस्व, ऐसा कोई भी औरा और ऐसा कोई शख्सियत ना हो जिसके आगे राशिद नसीम ने सर झुका दिया हो, और ऐसा कोई भी
शख्सियत नहीं होगी जो राशिद नसीम से मिलकर इंप्रेस ना हुई हो। हम किसी के दबाव और डरने वालों में से नहीं है, इसकी क्या औकात है डरा देगा हमको। हम तो अपने कस्टमर का मुंह देख रहे थे। फिलहाल ऊपर दी गई लाइनों को पढ़ें, इस व्यक्ति करतूत को समझें। रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो रही है, इस रिकॉर्डिंग के बाद एक रिकॉर्डिंग और जाएगी इसकी करतूतों के साथ। लेकिन पहला संदेश उन लोगों के लिए जो कहीं से भी जुड़े हुए हैं इस जैसे हरामखोर के साथ या ऐसे किसी रीट में जुड़े हुए हैं। मैं आपको रीट बता दूं, अर्पित शुक्ला की रीट, गौरव वर्मा की रीट और दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के द्वारा जितने लोगों की पैरवी की गई, वो सारे एसोसिएट, सारे कस्टमर, उनके एप्लीकेशन, उनकी एफआईआर, इन सब को आप उस 30% रखिएगा जिन्हों अपनी लायबिलिटी उतारने के लिए दुश्वारी आएगी। रास्ता इसका सिर्फ एक है, अगर आपसे गलत करवाया गया है तो गलत करने के लिए जिसने भी प्रेरित किया है उसके खिलाफ आपको गवाही देनी पड़ेगी। गवाही देने के लिए आपको कोई केस नहीं करना है, कोई परेशान नहीं होना है, सिर्फ एक आवेदन देना है कोर्ट के अंदर और यह लिख के देना है कि हां, हमको प्रेरित किया गया, हमें उकसाया गया, हमें बहकाया गया, हमसे झूठ बोला गया कि एफआईआर नहीं करोगे तो पैसा तुम्हारा डूब जाएगा, कंपनी भाग गई है, अगर आप एफआईआर नहीं करोगे तो आपका पैसा नहीं मिलेगा और आप एफआईआर कर दो, आपका पैसा हम दिला देंगे। आप कस्टमर हैं, निर्दोष हैं, और अगर आप निर्दोष हैं तो उन निर्दोषों का आपको साथ देना पड़ेगा जो आपके द्वारा दी गई कंप्लेन एफआईआर की वजह से इतने साल तक जिन्हें इंतजार करना पड़ गया, क्योंकि कंपनी के बैंक अकाउंट हो और चाहे कंपनी की जमीन हो, इन सब के संचालन पर कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई, तो इन्हीं लोगों को लगाई गई। फिलहाल इस वॉइस रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पर रोकते हुए अगली वॉइस रिकॉर्डिंग का आपको इंतजार करने के लिए कहूंगा और निवेदन करूंगा इस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुने ही नहीं बल्कि औरों तक पहुंचाए भी और लोगों को संदेश भी दें।